बेटा क्या दिखना है अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की यह दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी सिखाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थे। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई पूरी हुई।
सन 57 में मंगल पांडे की ललकार हिंदी सन 57 में मंगल पांडे की ललकार पांडे की लड़का भारत छोड़ो जाओ अपने देश का रानी झांसी आख्या तोपे रानी झांसी आख्या तोपे नानाजी दिल्ली दरबार साइड में राइट साइड पे सेम अंग्रेजों को मत भगाओ सबने मिलकर किया करो बाकी बंटन अंग्रेजों की देखभागियों की तलवार कभी मशाले आजादी की तोपे गरजे बारंबार लोहे से लोहा बचता था बची हुई थी चिंगार लोहे से लोहा बचता था बची हुई थी चिंगार सुनो कंपनी वालों सुन लो सुनो कंपनी वालों सुन लो नहीं सहेंगे साइड अच्छा राइट साइड ये तपिश शाम पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सभी वीरों के नक्श कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन की राजनीतिक बंदी हुई। 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों भाई शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को prison नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म करने का प्लान निकालेंगे। के साथ हैवानी
अरे हम बर्दाश्त नहीं करेगा। पकड़ो इसको। शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। You ready to smoke it? आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना पर लगा दिया गया। तेज रहो तेज। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता था। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती है नहीं। शुरू हुआ। कहते हो, आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इसकी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सोहन सिंह भकना हाजिर। मोतीलाल वर्मा हाजिर। पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त हाजिर। सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर। उल्लासकर दत्त हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा, वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार। जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखता है? हम इधर का खुदा है।
इस तरह कैदियों से ठस भरी जेल की गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटन माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी किया है जिन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। Will सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेल्युलर जेल आ पहुंचे, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और नितांत अकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाती है। ये कैसा रद्दी खाना है? चावल में कंकड़ है, सब्जी में रेत है और दाल में कीड़े। खाना क्या है? घास फूस है। बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात था। इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हो या काम कर रहे हो। और काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। 7 में से 4 खंडों की कोठरियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद्र, तुम लोग इधर चलो। नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेब नारियल। इन्हें पहुंचाओ 3री मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। ज़बान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। कोटा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते, तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। चमड़ा जी हुजूर। इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहना। कल से इसका गाना बंद। जी। सिर्फ 2 कप कंजी दो। जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया। जी। इस वास्ते इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो। इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम कर
का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार जी हुजूर। इसको तन्हाई में रखो। जी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जी। कोठरी में काम दो जी। और इसको पेट लगाओ जी। और मारो और मारो। नारे बोलेगा। बोल नारे, बोल बोल नारे, बोल नारे, जितनी ताकत है बोल नारे। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू देने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोल्हू में बैल जोते जाते हैं। वो भी दिन में 10 से 12 सेर से ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता था और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। ठीक है बेटा, रुक जा बस। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव ये जमादार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानते हैं तुम अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करता। हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझता, लेकिन तुम अभी जवान नहीं। एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाए, अपना हाथ से जान क्यों लेते? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकते, लेकिन तुम चाहेगा तो हम तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेलर डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्हासकर के जाने के बाद बेरी ने वीर सावरकर को चढ़ाते हुए पूछा, क्यों सावरकर, तुम भी पागलपन का बहाना करेगा क्या? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा। हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर, तुम अच्छी तरह जानता है उल्हासकर पागल नहीं है। बहाना कर। साल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं और चुप कर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। जो जमादार, पकड़ो इसे। चलो, जिंदाबाद। हम जबरदस्ती नहीं सहेंगे।
अरे अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे तो अब क्या करें? अरे इसकी तो आंखें उलट गई। अरे इसकी तो आंखें उलट गई है। अब क्या करें? खुद इसके फेफड़ों में चला गया है इसकी क्या हो? नली निकालो, जल्दी करो, जल्दी। जी इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? लाश को गुपचुप ठिकाने लगा दो, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में बहा दीजिए। कैसा? चलो फिर भी ऐसा ही करो, झटपट ले जाओ उसे, झटपट ले जाओ। लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और फिर 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लेकिन देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया।